जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर को कर रहे हैं और उसमें देखिए जो आपका यूनिट 10 है, जो कि हिंदी गद्य के टेक्स्ट लगे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, उसमें हम कर रहे हैं यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद ये अज्ञे जी के द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। इनके द्वारा इसके अलावा एक बूझ सहसा उछली भी जो है उनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतों में से आता है। ये संपूर्ण हिंदी यात्रा साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है और अरे यायावर रहेगा याद में आपको भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही जब आप एक बूझ सहसा उछली देखते हैं तो उसमें अज्ञे ने अपनी यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक आवरण दिया है। तो यहाँ पे एक बूझ सहसा उछली में आप उनकी यूरोपीय यात्रा को देखते हैं और ये अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों से रिलेटेड जो भी यात्राएं हैं उनका वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर अज्ञे जी अपने यात्रा साहित्य में यात्रा स्थल की भरपूर जानकारी नहीं देते, जिनसे जुड़े मानव इतिहास और सांस्कृतिक चरित्र पर भी उनकी आंख बराबर रहती है। देखिए, इस पुस्तक को जो डिवाइड किया गया है वो कुल 8 यात्रा वृत्तांतों में ऐसे करके डिवाइड किया गया है। अब इसमें आपको देखिए सबसे पहले है परशुराम से तुर्कम, तो एक टायर की राम कहानी, ऐसे करके इसका जो शीर्षक है परशुराम से तुर्कम। इसके बाद है किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी, पांचवा है एलूरा, छठा है माजुली, सातवां है बहता पानी निर्मल, आठवां है सागर सेवित मेघलित कन्याकुमारी। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है, जैसा हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण उन्हें जानते हैं, तो हिंदी साहित्य में और भी ऐसे ही हैं। उनमें एक अज्ञे जी भी आते हैं। इनके द्वारा अगर आपने ये जो एक सहसा बूंद उछली पढ़ेंगे तो आपको यूरोपीय यात्रा का वर्णन अच्छे से मिलेगा। ऐसे जब भारती जी को पढ़ते हैं उनके ठेले पर हिमालय, तो उसमें भी अगर आप पढ़ते हैं तो वही घुमक्कड़ी प्रवृत्ति दिखता है, जैसे लगता है कि आप खुद ही एक यात्रा में हैं। इसमें आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यात्रा में आपको असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब व हिमाचल के भूभागों का वर्णन तो मिलता ही, साथ ही साथ दक्षिण भारत के तमिलनाडु के जो बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं उनके बारे में भी बताया गया है। विविधता की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है पुस्तक में, जो यात्रा वो ब्रह्मपुत्र के यानी ब्रह्मपुत्र जो है उसके मैदानी भागों में अवतरण से हुई, फिर बात हिमालय की दुर्गम झील में डेरा डालने की हुई और अंत हुआ एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश से। तो जो पहला लेख है इसका परशुराम से तुर्कम, उसमें अज्ञे जी ने यात्रा एक सैनिक के रूप में की थी, परशुराम से तुर्कम। जबकि जब वो किरणों की खोज में जाते हैं तो वो एक भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, वो साइंस के विद्यार्थी थे, ऐसे में वो भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में देखे जा सकते हैं। और अन्य कई लेख उन्होंने साधारण घुमक्कड़ के तौर पे लिख दिया है। खास बात यह है कि पढ़ते वक्त आपको विश्वास होगा कि हाँ कुछ ऐसा ही है। पाठक को एक बार ये महसूस होगा कि उन पहाड़ों में, उन गांव में सच में वो घूम रहा है। जब वो नाव में घूमते तो ऐसा महसूस होगा कि सच में हम भी घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से जैसे मिलकर होता है किंवदंतियों को जान लेता, तो जो भी प्रचलित किंवदंतियाँ थी उनके बारे में बताया है। साथ ही आज़ादी मिलने की कुछ वर्ष पहले पंजाबी जो पश्चिम पंजाब था उसके कुछ इलाकों में बढ़ती हुई कैसे विभाजन की मांग, फिर उसको ज़मीनी तौर पे देखा गया, तो वो ज़मीनी देखा हाल जैसे उसका वृत्तांत वो करते हैं। इनके अलावा किरणों की खोज में उनको भौतिकी के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए वो वर्णित करते हैं। एक लेख में तो ये भी कहते हैं कि पर्यटकों को जिम्मेदारियों का, जो पर्यटक आते हैं उनकी खुद की क्या जिम्मेदारी वो भी बोध कराते हैं। लाहौली लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान और बाहर से आने वाले लोगों में उनके प्रति अनभिज्ञता का वर्णन अज्ञे जी ने किया है। उन्होंने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की कि बाहर से आने वाले लोग किस प्रकार से नशा, व्यसन आदि यहाँ पर लेके आते हैं और इतने अच्छे अच्छे जहाँ जो प्रकृति सुरम्य स्थल है वहाँ पे आप बिखेर के चले जाते हो, वहाँ पे भी पल्यूट कर देते हो। तो माना कि पहाड़ी जनजातियाँ पर्यटकों की जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं है, लेकिन उनमें विकृतियाँ तो नहीं है। बिगड़ती परिस्थितियों से लेखक का साक्षात्कार कई बार हुआ जब उनके निरुद्देश विचरण को कुत्सित मानसिकता वाले लोगों ने अपने ढंग से समझने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ के लिखा ही। ज़्यादातर
देखा कि ललित निबंध शैली में उन्होंने विचार उत्तेजक लेख ही लिखे जिसे पढ़ के कहीं ना कहीं आपको कुछ उद्देश्य मिले। जरूरी नहीं है कि जो यायावर हो वो पुरातत्वविद हो या बिना निरुद्देश्य ही घूम रहे हों। तो यायावर पुरातत्वविद नहीं होते, ना पुरातत्व उनके लिए स्वयं एक साध्य, वो खुदाई करने नहीं गए हैं। वो तो केवल दूसरों के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखते हैं या महत्व कम नहीं है। और यह कथन पुरातत्व की अवज्ञा तो कदापि नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ ये नाम यायावर के शरीर में पुलक उत्पन्न करते हैं, किंतु इसलिए नहीं कि ये खंडहरों के नाम है, वरन इसलिए कि ये सांस्कृतिक विकास की समष्टि के अनुभव पर आधारित उन्नतर परिपाटियों के आविष्कार के कीर्ति स्तंभ है। तो अंततोगत्वा बात एक ही है किंतु एक नहीं भी है। भेद आवंतिक वस्तु की नहीं, केवल दृष्टिकोण का है। अज्ञेय जी की यात्रा वृत्तांतों में पर्यावरण का, इतिहास का, साहित्य का चिंतन देखने को मिलता है। उन्होंने प्रचलित ऐतिहासिक गाथा को उपलब्ध प्राकृतिक अवरोधों से तौलने की कोशिश की है। कहते हैं कि एक वह दिन था जब कविता स्वाभाविक उद्रेक राह चलते खींचते चला जाता था और फक्कड़ कवियों की बानी सीधे लोक हृदय में आ जाती थी। तो एक दिन हमारा है कि उस लोक हृदय के पास भी नहीं पटकते जो वास्तव में जीवन का मूल स्रोत है। और थोड़ी सी इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत निष्ठ हो जाती है, तो भाषाई प्रवाह उतना लोगों के लिए जो है कहीं कहीं, जैसे आपने प्रसाद जी के नाटक पढ़े होंगे तो बहुत ज़्यादा क्लिष्टता की वजह से कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो अज्ञेय जी ने इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध आप देखिए 1939 से 1945 का समय होता है, और इस यात्रा वृत्तांत में यहाँ से लेकर आज़ादी तक 1947 तक के कालखंड को रखा है, जहाँ जितने सपने थे उतने ही पीड़ाओं के मंजर पे थे। आगे अपनी यात्रा में इन सभी जगहों को उल्लेख करते, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञेय जी कहाँ कहाँ के स्थानों को उल्लेख करते हैं। तो उसमें कश्मीर भी है, लाहौर भी है, पंजाब भी है, बंगाल भी है, औरंगाबाद भी है, असम भी है। और कथात्मक शैली में बिल्कुल वो चीज़ों को कहते जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ जैसे पुस्तक में अपने एलोरा की जो गुफा, आलिफ्ता, कन्याकुमारी, हिमालय, इनके बारे में भी बताते हैं। और जो ये यात्रा करते हुए जो मिथक है, प्रतीक है, मूर्तियाँ हैं, उनकी रचना यथार्थ और यथार्थ के केंद्र में देखा परखा जो उनका नज़रिया होता है उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते वक्त ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा, बहुत चीज़ें इससे क्या होता है कि जानने को ही मिलती है। इसमें देखिए जो प्रमुख उद्धरण आए हुए हैं, भ्रमण या देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में योगदान दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। अपनी यात्रा संस्मरणों में मेरा ये प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं की मेरी होने के बाद उन्हें तात्कालिक अनुभव की प्रामाणिकता और टटकापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दें जिससे भविष्यत यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सकें। कहते हैं कि ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ये भी क्लियर कर दिए कि कभी लोगों को ये गलत फहमी हो जाए कि हम कुछ पुस्तकों को पढ़ें और उनसे जहाँ भी हमें जाना है उनसे रिलेटेड पुस्तकों को पढ़ें और वहाँ पे पहुँच जाए। तो अज्ञेय जी ने साफ साफ कह दिया कि दूसरे का रोजगार नहीं छीनना है। ये जो यात्रा संस्मरण है वो टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखा है और पढ़ा जाता। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतर भी। यात्रा का विवरण जितना स्थल भू विस्तार से जुड़ा होता है उतना ही उसके सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। तो टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाइकिया यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार होता है। तो देखिए ये बहुत मतलब क्लियर कट इन्होंने कह दिया है कि अगर आप मान लीजिए एक टूरिस्ट गाइड लेके कहीं पे यात्रा करें और सीमित चीज़ें बता रहा है और अपना दिमाग भी आप उतना ही खोल के चलते हो, लेकिन व्यक्ति जो बाहर से देखता है उसके अंदर भी तो बहुत कुछ होता है। तो एक सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी आपको रूबरू होना चाहिए। तो टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकता है। यात्रा संस्मरण की कही गई जो प्रत्येक पाई की यात्रा भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी लेखक की यात्रा।
पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंग सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। बेहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानो प्राणी चढ़ा है वह मैं हूँ। यूं ही कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ वह है चक्राकार की उद्भावना। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता है धन बस दूर क्षितिज का तारा। तो ये जो अरे यायावर रहेगा याद जो है ये रचना रची गई थी। इसका समय भी आप ध्यान रखिए 1953 ईस्वी में ये रचना आई थी। और जीवन काल देखें तो हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का 1911 से लेकर 1987 इतना समय, और 1953 में ये रचना रची गई। इसमें आपको भारतीय यात्राओं का वर्णन मिलता है, जबकि सहसा बुध उछली में यूरोपीय यात्रा का वर्णन मिलता है। इसको हमने बताया कि 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली, बहता पानी, सागर सेबित मेघ मेघलित। तो ये को सब मिला के एक क्लासिक यात्रा संस्मरण के रूप में। और ये राहुल सांकृत्यायन की जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार माने जाते हैं उन्हीं श्रेणी में इन्हें भी लेके आता है। राहुल के बाद अज्ञेय हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में सबसे अधिक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का पहचान मिली हुई है, उनके रूप में इन्हें जाना जाता है। आपने तार सप्तक में अज्ञेय जी का नाम सुना होगा। राहु के अन्वेषी के संबंध में उन्होंने अपने कथन व्यक्त किया है। तो ऐसे में राहु के अन्वेषी के रूप में विख्यात अज्ञेय अपने जीवन में देश विदेश की अनेक यात्राएं किए। वे रमता राम की तरह सदा क्या करते थे, भ्रमण ही करते रहे। और भ्रमण करने के दौरान जो उनका खुद का जीवन अनुभव है उनको उन्होंने लेखन में अभिव्यक्त किया है। बहता पानी निर्मल शीर्षक में था। इसमें ही आप 7वें नंबर का जो शीर्षक देखते हैं तो एक शीर्षक इसमें है बहता पानी निर्मल, वो शीर्षक है। उसमें वृत्तांत में आगे लिखते हैं कि यो तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखें, और इस लालसा ने अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मतलब कि कोई भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति होता है तो ये मन की लालसा होती है जिसकी वजह से वो लगातार यात्रा करता रहता है। अज्ञेय स्वयं को ना तो नगर का मानते और ना ही गांव का। वे तो अपने को अटवी का मानते, नहीं जंगल का। जिस प्रकार अटवी यानी जंगल के प्राणी विमुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, और ठीक वैसे ही अज्ञेय भी आजीवन भ्रमण करते रहे। अज्ञेय ने बाह्य यात्राओं की तुलना में अधिक अंतर यात्राएं की है। एक जगह पर अज्ञेय ने स्वयं लिखा है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैर से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। अज्ञेय कहीं रुके नहीं है। अज्ञेय की मान्यता है कि देवता भी जहाँ रुके की शिला हो गए, यानी चट्टान हो गए। और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है कि गति बनी रहे, तो गति गति गति। इसलिए यह यायावर हमेशा भटकता रहा, कभी भी अपने पैरों तले घास जमने नहीं दिया। तो ये इनके संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे हमने कथन बताए। अब यहाँ पे देखिए जो उद्धरण दिए गए हैं, उद्धरण से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इम्पॉर्टेंट सारे। तो यहाँ पे कहते हैं कि चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता है धन बस दूर क्षितिज का तारा। मैं क्यों चाहूँ कि मेरी जो अस्थियां हैं वो भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे। जहाँ भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। किंतु इस ट्रक के साथ रात की दौड़ कैसे हो, यायावर को चिंता नहीं, वह गाड़ी स्वयं चलाता है। शुक्ल पक्ष की रातें हैं, उसके शरीर में शायद विटामिन कैरोटीन यो भी यथेष्ट है, क्योंकि बत्ती जलाए बिना गाड़ी दौड़ाने में उसकी आंखों को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि यह स्निग्ध अंधेरा तो विचार का सहायक है। और चांदनी में पूरा प्रदेश दिखता है, जबकि बत्ती जलाने से केवल सड़क दीप्त हो उठती है और परिपार्श्व पर कालिक पुज जाती है। सब मुमुक्षुओं के पाप का बोझा इस प्रतीक के द्वारा ढोने का अधिकार सदा से असभ्य अपत्यकावासी मिस्मियों का रहा है। विकसित नागरिक सभ्यता के पापों का बोझ अविकसित वन्य जातियों द्वारा ढोया जाता है। इस सत्य की यह रीति
स्वयं कितनी अर्थपूर्ण प्रतीक है, इसकी ओर कदाचित दोनों ही पक्षों का ध्यान कभी नहीं जाता होगा। क्योंकि जीवन की धारा के बीचों बीच रहना कलाकार का धर्म नहीं, किंतु फिर भी उस लोक हृदय के आसपास भी नहीं भटकते जो वास्तव में जीवन का मूल स्रोत है। क्योंकि जीवन का स्रोत घटना का स्रोत नहीं, वह चेतना का स्रोत है। हमारी कविता बानी नहीं रही, लिखतम तो हो गई, हृदय तक नहीं जाती, वरन एक मस्तिष्क की शिक्षा दीक्षा के संस्कारों की नली से होकर कागज पर ढाली जाती है, जहाँ से दूसरा मस्तिष्क अपने संस्कारों की नली से उसे फिर खींचता है। बांग्ला में स स सा सबका जैसा सा उच्चारण होता है, वैसे ये समय में हाँ का होता है, इसलिए शिव सागर भी हिव आगर हो जाता है। आकड़ आंखों की बातें कवियों में बहुत चलती हैं। कहते हैं कि जो आकड़ आंखों की बातें होती है वो कवियों में बहुत चलती है। जो निग्रो हंसता है बहुत ही स्वच्छ आकाश में, जैसे दूज तीज को चांद के उजक बंग के ऊपर कभी कभी झौसा हुआ सा पूरा चांद भी दिखता है, वैसे ही हंसते हैं निग्रो चेहरे। इन निग्रो का जो चेहरा होता है उनकी दांतों की पाती चमकती है। नई दिल्ली सबकी वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। विश्व में है परिवर्तन, तुम्हारा ही विधि पर विश्वास, हमारा चिरा आश्वास। जाड़ों का सवेरा शायद हल्की दार्शनिकता का सहायक होता है। यायावर पूरा विद नहीं होते, ना पुरातत्व उनके लिए स्वयं एक साध्य होता, वह केवल दूसरों के संचित अनुभव के फल के रूप में महत्व रखते हैं। यह महत्व कम नहीं है, और यह कथन पुरातत्व की अवज्ञा तो कदापि नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ ये नाम यायावर के शरीर में पुलक उत्पन्न करते, किंतु इसलिए नहीं ये प्राचीन खंडहरों के नाम है, वरन इसलिए कि ये सांस्कृतिक विकास के समिष्ट के अनुभव पर आधारित जीवन के उन्नतर परिपाटियों के आविष्कार के कीर्ति स्तंभ है। अंततोगत्वा बात एक ही है, किंतु एक नहीं भी है। भेद अत्यांतिक वस्तु का नहीं, केवल दृष्टिकोण का है। वस्तु से व्यक्ति के संबंध का भेद है। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यो तो किसी भी शहर को एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक में विविधता है, किंतु उस विविधता की भी अलग लीकें हैं। यथा जोधपुर में रंगों की विविधता उसे विशिष्ट करती है। श्रीनगर में गंधों की विविधता, सहस्त्रगंधा नगरी लहरों में गंदगी की, अथवा इस विषय में कलकत्ते की प्रतियोगी मान लेना फैशन की इत्यादि। इस प्रकार पेशावर की विशेषता उसके बाजारों की सजीवता में थी, यद्यपि उनमें रंगीनी, गंध या गंदगी या फैशन की भी कुछ कमी नहीं थी। जहाँ सब कुछ कटीला है, वहाँ देह भी कंटकित क्यों ना हुआ है। यायावर बहुत देर तक सारे दृश्य को देखता रहा, फिर उसकी आंखें तुरखम के गर्वीले श्यामल उभार पर केंद्रित हो आई। यह हमारे देश का मर्यादा पर्वत है। देश की सीमा उसकी मर्यादा, और सीमा की रक्षा देश की मर्यादा की रक्षा है। चुपचाप खड़े हो यायावर के मन में फिर एक रोयरी के उस चित्र की याद ताजा हो गई। इस दृश्य में घर नहीं है, लेकिन उस आंख भर देखकर हृदय में बसा लो, क्योंकि उसके कारण ही घर जहाँ है वहाँ घर हो सके हैं। वह मर्यादा जो है, और यह सोचते हुए उसके भीतर युगों के संस्कार, शताब्दियों के सांस्कृतिक परंपरा के तार धीरे धीरे स्वरित हो उठते। भारत का भारतत्व उसका प्राणतत्व बोलने लगा। भारत नीचे क्षितिज स्पर्शी असीम सागर के वेष्टित और ऊपर नभ चुंबी हिमालय के अंचल से छादित, जिसकी अपनी सीमाएं छूती हैं, और खड़ी परिसीमा को और एक बड़ी परासीमा को, जो भारत होकर आलोक की खोज में लवलीन हो रहा, उसे जिसने भी कहीं से भी आती हुई प्रजा क्रीड़ों को स्वीकार किया और अपने विमल मानस में धारण करके और चमका दिया, जिसने अनेकता में एकता पाई, क्योंकि वह अपनी एकता में अनेकों को अपना सका है, सह सका है। प्रिया यर्षि है देव सोढ़ुम, और जो आगे भी सह सकता है, जो आगे भी अनेकता में एकता को उद्भावित कर सकता है, क्योंकि वह एकता में अनेकता को पनपने दे सकता है। जैसे एक उद्यान में अलग अलग आल वालों में अलग अलग पौधे अपने अपने मालंज पर आधारित नाना रूप तालाओं के गुल्म बढ़ते हैं, फूलते हैं और फलते हैं। भारत की सांस्कृतिक एक जड़ धातु पिंड नहीं है, फिर चाहे वह धातु स्वर्ण ही क्यों ना हो, वह निधि है जिसकी मंजूषाओं में नाना रत्न संग्रहित हुए हैं और होते रहेंगे। वह एक परंपरा है जिसमें मानव का ज्ञानावलोकित उद्योग कड़ी कड़ी जोड़ता रहा है, और जिसका सजीव प्रसार काल के विस्तार को कोली भर भेटने की स्पर्धा करता रहा है। यहाँ इतना ही कहूँ कि राइडर हैडर्स के उपन्यास की भविष्यवाणी डेथ विल कम टू हिम स्विफ्टली ओवर द वाटर्स सच ना हुई। मृत्यु न आई, केवल उसकी संभावना की वो उत्तेजना आई जो निरे अस्तित्व में स्फूर्ति उत्पन्न करके जीवन के भोज के सच रसों में भी रम सके। क्षुद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रक्षा क्षेत्र में
ऐसे उत्कर्ष के अवसर पाता हो, उन्हीं में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी संसार में इतनी ऊंची नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई है, इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर और शुभ है। मृत्यु का सामना करने का मेरे लिए यह पहला अवसर नहीं था, ना अंतिम। 6 बार अपने को मृत्यु को समर्पित कर और फिर जी कर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वो नहीं छोड़ पाता, वह अस्थायित्व का, जारी रहने का, दूसरे शब्दों में एक अपने नाम का मोह। मनोवैज्ञानिक जो मूल प्रेरणाओं में से एक इस अस्थायित्व चेष्टा को गिनते हैं, वह उचित ही है, बल्कि वही सबसे मूल प्रेरणा है। उसी पर मानव का अस्तित्व, प्रकृति का अस्तित्व कायम है। डर, प्रेम और भूख भी जब छूट जाते हैं, तब भी मानव को अपनी यानी अपने आप को कायम रखने की लालसा बनी रहती है। अपनी जाति को बनाए रखना अपने को बनाए रखने का दूसरा नाम है। इसलिए इस प्रकार यह अस्थायित्व चेष्टा वास्तव में सृजन की चेष्टा है। एक जीवन में पकड़ पाने के लिए एक सत्य बहुत काफ़ी है कि जब सब लालसाएं झड़ जाती हैं, जब मानव पशुता की भी और फिर मानवता की भी केंचुल उतार फेंकता है, तब उसके भीतर जो बना रहता वह है जो नित्यता चाहता है, जो नष्ट होते हुए भी नया सृजन करना चाहता है, जो नश्वर होकर भी ईश्वर है। इससे बढ़कर कोई सत्य मौत की इस घाटी में जाना जा सकता है या नहीं दिखता। और आप सच मानिए, जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी या शरणार्थी, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे में, एक घर से दूसरे घर इत्यादि। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर ले कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्चा होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक करवाइए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर ऐन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। जैसे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक मुंबई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए जबरदस्त गर्म कपड़े और जाने के लिए बर्फ से ढके श्रीनगर में। लेकिन अपनी भी कुछ बातें कहूँ, मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, यह तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जब निकलता ही हूँ तब एक तीसरा तरीका भी अख्तियार करता हूँ। जैसे कहा तो सबसे यह कि बम्बई जा रहे हैं, मगर जब स्टेशन गए तो यह तय करके कि नैनीताल जा रहे हैं और वहाँ से हिमालय के भीतरी प्रदेशों में, और इस तरह से जा निकले सोलंग। उन्होंने कहा फिर भी हम लोगों को बहुत दुख नहीं है, क्योंकि हम लोग तटस्थ हैं और वैसा ही रहना चाहते हैं। जीवन के प्रवाह में बह जाना ही होता है, तो हम इस द्वीप पर क्यों आकर स्थापित होते हैं। युद्ध से घिरे देश में जैसे माजुली एक अछूता द्वीप है, वैसे ही जीवन के संघर्ष में धैर्य भी एक अछूता द्वीप है। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं, सो बात नहीं है। असल बात यह है कि नक्शों के सारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले, कोई नई जगह देखे, और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। नक्शों से ये फायदा होता है कि मन के घोड़े पर सवार होकर कहीं चले जाइए, कोई रोक नहीं, कोई अड़चन भी नहीं। तो इस तरीके से ये अपने अरे आयावर वृत्तांत में जो है अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का जिक्र करते हैं अज्ञे जी। नक्शे में मैं अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं उनकी स्थूल हैं, पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जरा अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यहाँ आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम, इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वारान में टिकना तो मौत है। मैं जानता हूँ कि औचित्य विचार से क्रम उल्टा होना चाहिए। संस्कृति परंपरा से उठते हुए आस्था तक जाना चाहिए, पर उतरते हुए आने का कारण भी स्पष्ट है। आस्था तक बढ़कर जो प्रतिविज्ञा होती है, उससे हम अपनी पहचान खोते हैं। वह जब होती है तब शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। उतरते क्रम में संस्कृति की पहचान में अपनी अस्मिता की पहचान होती है। आस्था या तो होती है या नहीं होती, पर अस्मिता को बोध कराया जा सकता है, और आज उसकी भी कम आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ मैं यात्रांत
पर खड़ा होकर निहारता हूँ कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है और गुरल कांकड़ की ही तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चूकती है यात्रा वहीं आरंभ होता है। तो ये वृत्तांत जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति अज्ञे जी की है और उन्होंने इसमें काफ़ी चीज़ें जीवन के अंतरपट को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ये जो है जो पार्ट है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और उम्मीद है कि आप चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस चैनल को पहुंचाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़े बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।